ऊर्ध्वाग्निम सामो मार्गान विधाययेत विदधाति ज्वरम दोषस तस्मात् कुर्वीत लंघनम। बुखार आता है ना तो सबसे पहले जठराग्नि मंद हो जाता है, और जो जठराग्नि मंद हो जाता है तो जो स्टमक में जो अग्नि रहता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। किसी भी कारण की वजह से जठराग्नि मंद होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से या कफ की वजह से या कोई विषाणु मलेरिया वगैरह कोई डेंगू वगैरह कोई विषाणु की वजह से बुखार आता है, तो वो पहले सबसे पहले स्टमक में उसकी असर होती है, जठराग्नि मंद हो जाता है, और जो स्टमक में जो गर्मी रहती है वो पूरे शरीर में फैल जाती है अपनी शिराओं के माध्यम से, और इसीलिए शरीर गर्म हो जाता है, इसी को हम बुखार बोलते हैं। तो तस्मात् कुर्वीत लंघनम, तो सबसे पहले बुखार में सिर्फ लंघन करना चाहिए। बुखार आया तो तुरंत दबाना नहीं है, गोली नहीं खानी है, डॉक्टर के पास भी चले नहीं जाना है। पहले 1-2 दिन आप लंघन कर लोगे तो बुखार अपने आप उतर जाएगा। बुखार में लंघन ही करना चाहिए, लेकिन हम क्या उल्टा करते हैं, घर में कोई लोग स्वस्थ होता है तभी उसको हम खाने का भाव नहीं पूछते हैं, और किसी को बुखार आ गया तो बार बार पूछते हैं तुझे शरबत पीना है, तुझे जूस पीना है, तुझे चाय पीनी है, तुझे फल खाना है। लेकिन बुखार में तो औषध भी लेना नहीं है, बुखार में लंघन ही श्रेष्ठ उपाय है, इसीलिए बुखार को लंघन से ही मिटाना चाहिए। लंघन मतलब को फास्ट यानी लघु आहार बोलते हैं। अकेले दूध पर रहो, अकेले पानी पर रहो, अकेले नारियल पानी पर रहो, अकेले नींबू शरबत पर रहो तो अपने आप बुखार चला जाएगा। कोई टेस्ट कराने की भी ज्यादा जल्दी या जरूरी नहीं होता है। वो बुखार के बारे लेकिन में बुखार बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के बहुत बताए। प्रकार होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी कई प्रकार के बुखार बताए गए थे, पर कोई भी प्रकार का बुखार हो सबसे पहले लंघन तो करना ही चाहिए। और डॉक्टर बताते नहीं कि क्या रोग था, बुखार आया था बस कि वो भूल जाओ, बस ठीक हो गए, वही बोलते हैं वो अपने एलोपैथी वाले। हाँ, एलोपैथी वाले तो तुरंत वो कोई स्वेद जनन औषध दे देते हैं, यानी कि पसीना निकले पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल से क्या होता है, अपने शरीर में स्वेद यानी कि पसीना उत्पन्न होता है, और पसीना से वो गर्मी बाहर निकल जाती है। इसी तरह आयुर्वेद में भी उपचार यही है कि त्रिभुवन कीर्ति या सुदर्शन गणवटी देते हैं, तो वो त्रिभुवन कीर्ति में वत्सनाभ आता है, और जनक पसीना ज्यादा उत्पन्न हो ऐसी औषधि आती है। इसी तरह बुखार को कम करते हैं। लेकिन मेरी ये राय है कि बुखार आए तो पहले दिन तो उपवास ही कर लो, दूसरे दिन ही आप दवाई करो या जांच करवाओ। बाकी 1-2 दिन आप उपवास कर लोगे तो अपने आप बुखार चला जाएगा। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है, प्रश्न पूछना चाहते हैं, शायद गलती से हो गया। हाँ बोलिए, आपको बोलना हो तो, प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। पीएच हाँ नमस्ते, कौन बोल, किसी का प्रश्न है? हाँ हाँ बोलिए आप। हाँ, तो बुखार में जब बुखार को हम दबा नहीं देते हैं ना, तो और मीन्स जैसे आपने बोला लंघन, तो लंघन का मतलब जो आपने बोला कि उपवास, तो उपवास करते हैं ना तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाता है। क्या होता है? 1-2 दिन में हम उपवास करते हैं ना, हाँ तो वो ठीक हो जाता है। हाँ ठीक हो जाएगा, लंघन से बुखार चला जाएगा। 2-3 दिन आप लंघन कर लो, उपवास कर लो तो बुखार अपने आप ही चला जाएगा, कोई डॉक्टर या कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं होती है। और जैसे वॉमिट होती है तो वॉमिट के दबाने की कोई दवाई नहीं खाने की, और वॉमिट हो जाए जब तक होती रहे तब तक कुछ भी इंटेक नहीं करना है। तो नहीं, अगर वॉमिटिंग होती है तो जॉन्डिस वगैरह कुछ की शक्यता रहती है। वॉमिटिंग होती है तो लिक्विड लेते रहना है, मतलब कि नींबू पानी रहो या वो इलेक्ट्रल पाउडर लेते रहो या नारियल पानी लेते रहो, ऐसे लिक्विड लेते रहना है, क्योंकि वॉमिटिंग से क्या पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, इसी के पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। और बुखार आया तो गर्म किया हुआ पानी पीना चाहिए, उबाल के ठंडा किया हुआ जो पानी है वो पानी पीना चाहिए, पानी तो पीते रहना चाहिए। हाँ हाँ बराबर।
मल त्याग ज्यादा होता हो, डायरिया जैसा हो, तो उसको रोकना चाहिए, या तो जो मल निकल मतलब मलिंदा निकल देनी चाहिए? नहीं नहीं, जो डायरिया होता है उसको तो रोकना ही चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एक बीमारी ही है। उसी को डायरिया या संस्कृत में अतिसार बोलते हैं, गुजराती भाषा में जाड़ा तो हो गया, ऐसा दस्त हो गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन दस्त को कृपया तो प्रश्न रोकना ही पूछ के चाहिए। अपने आप को म्यूट करें। म्यूट करना है? आपको नहीं, जो प्रश्न पूछेगा वो अपने आप को म्यूट कर देगा। दस्त हो जाए ना, तो दस्त के लिए कुटज घनवटी आती है, कर्पूर रस आता है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण आता है, दाढ़ी माँ ले आता है, बिलवादी चूर्ण आता है, बिलवादी रिष्ट आता है, ऐसे शंखवटी आती है। ऐसे औषधों का प्रयोग करना चाहिए। और घरगथ्थू उपाय करो तो जाति फल यानी कि जायफल बोलते हैं, मिरिस्टी का फ्रेग्रेंस, ये जाति फल को उबाल के पियो तो भी दस्त कम हो जाते हैं। कॉफी भी बनाकर पी लो तो भी दस्त कम हो जाती है। तो अभी हमारे कक्षा यहाँ एक ब्रह्मचारी है, उनको जरा अधिक तकलीफ है, जो वो वीर्य स्त्राव होता है, या तो उसका उस प्रकार का लिक्विड निकल जाता है दोपहर में या तो रात्रि को, बिना प्रश्न के। तो ये रोग है या तो कोई अन्य स्त्राव है? वीर्य स्त्राव हर बार होता है ऐसा भी नहीं होता, कुछ अन्य भी कीटाणु निकलते हो, कुछ ऐसा हो, वो पूछना चाहते थे। वो जब आएगा आपसे संपर्क में फोन के द्वारा करवाऊंगा। हाँ हाँ, तो उसको मिलके उसकी हिस्ट्री वगैरह जान के उसका हाँ निदान करना पड़ेगा। जी जी जरूर जी, हाँ प्रारंभ करें। हाँ। तो आज का शुरू करते हैं कि किसी को पूछना है कुछ? नहीं, अभी तो प्रवचन शुरू कर दीजिए माता जी। आप प्रवचन शुरू करते हैं। हाँ हाँ। हाँ, आप सबको मेरा प्रणाम। आज तो मैं अब आयुर्वेद के बारे में नहीं, लेकिन अब भारत के हीरो के बारे में बताना चाहती हूँ। तो अपने भारत का हीरो कौन है और मेरे फेवरेट लीडर क्या कौन है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे फेवरेट लीडर है सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी अभी 31 अक्टूबर को अब भारत देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, वो क्योंकि उसी दिन उसकी जन्म तिथि थी। तो उसी के जन्मदिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया था। तो इस सरदार पटेल के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि सरदार पटेल की वजह से हम लोग आज आजाद है। उस उन्हें का बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। ऐसे उनको लोखंडी पुरुष भी बोला जाता है, लौह पुरुष। उसी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया का बिरुद भी मिला है। उसी को फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। मतलब कि सरदार पटेल ने पूरा अपने आजादी में बहुत सारा रोल किया है। और ऐसे सरदार पटेल के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो पहले तो सरदार पटेल के पिताजी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। उसके पिताजी का नाम था झवेर भाई पटेल। वो खेड़ा जिला के वतनी थे। और ऐसे तो अपने गुजरात में कई अच्छे अच्छे वीर पुरुषों का जन्म हुआ है। तो एक सरदार पटेल का जन्म भी हुआ है, जिसने वो दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती का भी जन्म हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ है। विठल भाई पटेल का भी जन्म हुआ है। यानी कि गुजरात वीरों की भूमि है। कृष्ण की वासुदेव कृष्ण के ने भी कर्म भूमि है। उन्होंने जो गीता गाई है। ऐसे झवेर भाई पटेल उसके पिता का नाम था। झवेर भाई की पत्नी का नाम लाडबाई था। झवेर भाई पटेल एक किसान थे, वो खेती करते थे। वो गुजरात राज्य में आणंद जिले के करनसद नाम के गांव में रहते थे। और एक उसकी वो करमसद गांव में ये सरदार पटेल का जन्म हुआ था। और उनकी पत्नी का नाम झवेर भाई की पत्नी भी बहुत धर्म परायण और कुशल थी। और झवेर भाई थे ना, वो स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी थे, कि मतलब कि भक्ति वगैरह करते थे। लेकिन वो झवेर भाई भी देशभक्त थे।
उसी वक्त 1857 में पहली बार संगठित रूप से भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में झवेरभाई ने भी काम किया था। झवेरभाई वैसे तो खेती करते थे, लेकिन अपने घर का कामकाज छोड़कर वो उस आंदोलन में ज्वाइंट हुए और वो इंदौर तक चले गए और इंदौर में उसका गिरफ्तार हो गया। तो वो तो जेल में कैदी की तरह इंदौर की जेल में वो रहे और उन्होंने उस वक्त इंदौर का जो नरेश था ना, वो शतरंज का खिलाड़ी था। तो वो एक दिन अपने दरबारी के साथ शतरंज खेल रहा था। तो वो ये झवेरभाई पटेल थे, वो अपने कैदी के पोशाक में दूर से वो खेल देख रहे थे। तो उसी में जो इंदौर नरेश था ना, वो कहीं गलती करता था तो बाजी जमती नहीं थी, हर बार वो हार जाता था। तो झवेरभाई की ऐसे बुद्धिमत्ता बहुत ऊंची थी। तो उनको ध्यान में आया कि इंदौर के महाराजा है, वो ये प्यादा को रखने में गलती करते हैं। तो उन्होंने दूर से इंदौर नरेश को बताया कि महाराज साहब, विनम्रता से बताया कि महाराज आप प्यादा इस खाने में नहीं, उसी खाने में रखो। तो महाराज ने प्यादा को उसी खाने में रखा। तो उसे वजह से महाराज को ध्यान में आया कि मैं बड़ी गलती कर रहा था, इसलिए शतरंज हार रहा था। तो ये कौन है, मुझे ये शतरंज प्यादा इधर रखने की ये सूचना दे रहा है। तो उन्होंने देखा तो वह एक कैदी था। उन्होंने इसके बारे में, वो तो आंदोलन में नहीं जुड़े थे इंदौर नरेश, लेकिन वो आंदोलन वाले जो लोग थे उनके प्रति उनकी सहानुभूति थी। तो उन्होंने पूरे कैदी की पूरी जांच करवाई और उसके बारे में सब जानकारी ली और इंदौर की जेल से उन सब जो लोग उनके साथ भी जो और कैदी थे, उन सबको जेलों से मान सहित मुक्त करवाए इंदौर नरेश ने। मतलब कि उसके पिता भी देशभक्त थे, उनकी माता भी बहुत सुशील और भक्तिवान थी और ऐसे देशभक्त पिता के वो पुत्र थे। ये उनके माता पिता के कर्मों का, आचरण का उनके ऊपर, उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा था। उनके माता भी धर्मपरायण थी, देशभक्त थी, पिता भी वैसे देशभक्त थी। तो ऐसे देशभक्त और संयमित जीवन जीने वाले माता पिता के यहाँ उनका जन्म हुआ था। और वैसे तो झवेरभाई को 5 पुत्र थे और उनमें से 2 ही पुत्र फेमस हुए, वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल। बाकी 3 पुत्रों को तो ज्यादा लोग कुछ जानते नहीं है। उसके 3 पुत्रों के बारे में मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसके 5 पुत्र हुए थे और उसी में से वल्लभ भाई पटेल का और विठल भाई पटेल वो तीसरे और चौथे नंबर वाले पुत्र थे। वल्लभ भाई पटेल ने बाल्यावस्था उन्होंने उनका जन्म वैसे करमसद में हुआ। उन्होंने शिक्षा करमसद, पेटलाद, नडियाद, वडोदरा ऐसे शहरों में उसका शिक्षण की शुरुआत हुई और ऐसे स्कूलों में से उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाल्यावस्था के भी 1-2 प्रसंग मैं आपको बताती हूँ कि वो जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, उनके यहाँ वो करमसद की स्कूल में, तो करमसद छोटा सा गांव था। तो वो एक शिक्षक था, तो उसे गणित का दाखला बता रहा था, लेकिन शिक्षक के मन में द्विधा थी, दाखला बैठता नहीं था। तो उस बोर्ड के सामने देखकर वो खड़ा रहा था। तो एक पीछे से एक किशोर खड़ा हुआ, मतलब कि ये वल्लभ भाई खड़े हुए और उन्होंने शिक्षक को बताया कि आपको ये दाखला बेचता नहीं है, तो क्या मैं दाखला कर दूं। तो शिक्षक को उस वक्त थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने व्यंग में बताया कि आप ये दाखला कर दो और शिक्षक की कुर्सी में बैठ जाओ। तो वो तो खड़ा हो गया, निडर था, उसके निडर का उसका स्वाभाविक गुण था। तो वो खड़ा हो गया, उसने दाखला बोर्ड कर गिनती कर दिया और वो शिक्षक की कुर्सी में बैठ गया। तो उस वक्त शिक्षक क्रोधित हो गया कि एक ऐसा विद्यार्थी है कि वो शिक्षक की कुर्सी में बैठ जाता है। तो अपने उसके प्रिंसिपल के पास ले गया और प्रिंसिपल को कंप्लेन की कि ये विद्यार्थी ऐसा करता है। तो प्रिंसिपल ने वल्लभ भाई से पूछा कि तूने क्या किया। तो उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया है, शिक्षक ने जो बताया वो ही किया है। शिक्षक ने बताया ये दाखला गिनती करो और शिक्षक की कुर्सी में बैठ जाओ।
तो मैंने गिनती किया और शिक्षक की कुर्सी में बैठ गया। तो उस वक्त उस प्रिंसिपल ने बताया कि अगली बार ऐसे नहीं करना है, और उन्होंने शिक्षक की फेवर की और उन्होंने बताया कि आपको मैं स्कूल से निकाल देता हूँ। तो उन्होंने बताया आप क्या स्कूल से निकाल दोगे, मैं जिसके स्कूल में शिक्षक को आता नहीं है ऐसी स्कूल में मैं पढ़ाई करना चाहता ही नहीं हूँ, मैं अपने आप निकल जाता हूँ। तो उन्होंने स्कूल चेंज कर ली और दूसरी शाला में उन्होंने पढ़ाई की। वह बाल्यावस्था से भी निडर थे और बुद्धिमान थे। और दूसरा एक उदाहरण थे कि वो अपने गांव से 6-7 किलोमीटर दूर की शाला में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। तो 6-7 बच्चों की टोली साथ में जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि 6-7 बच्चे आगे निकल गए, वल्लभ भाई पीछे रह गया। तो आगे निकलने वाले बच्चों ने पीछे देखा कि अपने गिनती की तो अपने में एक बच्चा कम है। तो लोगों ने पीछे देखा तो वल्लभ भाई पीछे रह गए थे। तो उन लोगों ने इंतजार किया कि वल्लभ भाई आए तब अभी निकलते हैं। तो वल्लभ भाई थोड़ी देर बाद आए और उन्होंने बताया कि रास्ते में क्यों अटक गए थे, क्या कर रहे थे आप? तो उन्होंने बताया कि रास्ते में एक खूंट लगा हुआ था, तो वो खूंट आने जाने में दिक्कत करता था, और किसी बूढ़े आदमी के बीच में जो एक खूंट लग जाए तो वे गिर जाए, इसलिए मैं खूंट को निकालने के लिए रहा और खूंट निकाल के अभी आया हूँ। इसलिए उन्होंने सेवा कार्य की भावना भी बाल्यावस्था ही उसमें भरी हुई थी कि ये खूंट किसी को नड़तर रूप न हो, इसीलिए उन्होंने वो खूंट भी निकाल दिया। और तीसरा एक उदाहरण है कि वो बाल्यावस्था में स्कूल में गए सब लोग। तो फिर स्कूल में क्या, एक दिन उसका जो पढ़ाने वाला शिक्षक था तो ऑफिस में बैठ के गप्पे मार रहा था और क्लासरूम में आया ही नहीं। तो बच्चों तो क्लासरूम में क्या करे बिना शिक्षक के। तो वल्लभ भाई ने बोला कि चलो हम गाना गाते हैं। तो सबने गाना गाना शुरू कर दिया। वो गाना गाने का आवाज था ना तो ऑफिस तक पहुंच गया। तो ऑफिस में से प्रिंसिपल ने बोला कि भी ये कौन सी क्लास से आवाज आ रही है। तो शिक्षक आया और बताया कि आप लोग क्यों गाना गा रहे हो, ऑफिस तक आवाज आ रही है। तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ाने, वल्लभ भाई तब खड़े हो गए, बोला आपका काम पढ़ाने का है, आप पढ़ाने आते नहीं है तो आप गप्पे मारते हो, हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने साहसिकता, निडरता पहले से बाल्यावस्था की काल से ही भरी हुई थी, और उन्हें साहसिकता और उसका मनोबल दृढ़ था। उसका भी एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, वो आप सब जानते होंगे। सरदार पटेल को, वल्लभ भाई को उसकी बगल में यानी कि एक्सिला में एक एब्सेस हुआ था, या एब्सेस यानी कि गांठ बोलते हैं। तो उसी वक्त डॉक्टर लोग ज्यादा कम थे। पहले ने जमाने में इतने गली गली में डॉक्टर मिलते नहीं थे। कभी गांव में एक ही डॉक्टर होता है और दूसरे 10-15 मिनट 10-15 माइल जाओ तभी दूसरा डॉक्टर मिलता है। तो उस वक्त नाई एक काम करता था। नाई यानी कि हजाम बोलते हैं, कि वो चिपिया गर्म करता था और किसी को जो एब्सेस हुआ था तो उसके ऊपर लगाता था, उसी से एब्सेस का ड्रेनेज हो जाता था। आज भी चिकित्सा तो वही है, एब्सेस की चिकित्सा आज भी क्या है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। छेद करो और ड्रेनेज यानी कि पस को हटा दो। तो वो नाई ने चिपिया गर्म करा। तो लेकिन वल्लभ भाई की उम्र कम थी, तो उसी को, नाई को भी डर लगता था कि ऐसे छोटे बालक को मैं कैसे ये गर्म किया हुआ सलिया लगाऊंगा। तो वल्लभ भाई ने खुद ही सलिया हाथ में उठा लिया और उसी में से पस निकाल दिया और अपने आप को ठीक कर लिया। उनकी सहनशीलता भी बहुत थी, उसका मनोबल भी बहुत दृढ़ था। ऐसे उसके बाल्यावस्था के कई उदाहरण है। और उसी की धीरज का भी एक उदाहरण है। वो बड़े होकर वकील बने थे, उन्होंने वकील का व्यवसाय अपनाया। तो एक दिन कोर्ट में केस चल रहा था एक खूनी के बारे में, और केस इतना जटिल था कि जो वल्लभ भाई उसमें ध्यान न दे तो कोई निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा लग जाए। इसीलिए कोई निर्दोष को फांसी की सजा लग न जाए, इसीलिए वो उसी में दलीलों करने में न्यायाधीश के पास बहुत तल्लीन हुए थे। उसी वक्त कोई पोस्टमैन आया और उनको तार दिया। तो उन्होंने तार पढ़ लिया और जेब में रख दिया। और वो केस था, वो पूरी प्रामाणिकता से, पूरी निष्ठा से उन्होंने जज के सामने दलील किया, और जो निर्दोष अपराधी था उसको, उसकी जीत हुई और उसको फांसी की सजा नहीं हुई।
बाद में जो अपराधी निर्दोष अपराधी था वो सरदार के पास आया और उन्होंने पूछा कि आपके तार कौन सा आया है, जेब में आपने तार क्यों किस बारे में रखा है। तो सरदार ने बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। तो वो अपराधी आश्चर्यचकित हो गया कि अपनी पत्नी का देहांत होने के बावजूद भी उन्होंने मेरा केस बराबर चलवाया और मुझे फांसी की सजा से बचा लिया। तो उन्होंने बताया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी तो चल बसी थी और दूसरा एक निर्दोष आदमी भी मैं केस बंद कर दूं, दूसरा वकील आ जाए तो निर्दोष को भी फांसी लग जाए तो दूसरा भी चल बसे। इसी सोच से मैंने अपना काम कर्तव्य पूरा किया है, इसीलिए उसमें धीरज का भी पहले से गुण भरा हुआ था। इसी तरह वल्लभ भाई के बाल्यावस्था से ही बहुत मिलते हैं। वल्लभ भाई को एक पुत्री भी थी, उसका नाम मणिबेन पटेल था और उसको एक पुत्र भी था, उसका नाम दाह्याभाई पटेल था। जब उसकी पत्नी का अवसान हुआ तब दाह्याभाई पटेल तो 1-2 साल के ही थे, वो 2 पैर पर चल भी नहीं पाते थे, इतना छोटा उनका पुत्र था। और मणिबेन नाम की उनकी एक लड़की थी। तो मणिबेन ने अपनी पिता की सेवा के लिए जीवन भर शादी नहीं की और वो भी देशभक्त थी। अपने पिता के साथ देशभक्ति के सभी कार्यों में वो उनके साथ पूरी निष्ठा से लगी रही। तो वो सरदार पटेल अपने नायब बड़ा प्रधान थे अपने देश के और गृह मंत्री भी थे और सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। ये सब कार्य वो संभालते थे। तो उसी वक्त सरदार पटेल के यहाँ राजा महाराजा देश विदेश से सब लोग मेहमान आते थे। तो एक बार महावीर त्यागी ने मणिबेन को बताया कि आप तो नायब बड़ा प्रधान की पुत्री है, साहब को मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और आपने ये फटी हुई साड़ी पहनी है, तो ऐसा पहनावा नहीं पहनना चाहिए। उसी वक्त मणिबेन ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प था। उन्होंने जवाब दिया कि ये फटी हुई साड़ी मेरे बाप की गरीबाई का निशान नहीं है, लेकिन मेरे बाप की सच्चाई की निशानी है। मैं कपड़ों से लोगों को नहीं जाने जा सकता है। इसी तरह मणिबेन भी सादगी पूर्ण जीवन जीने वाली स्त्री थी, उन्होंने भी बहुत अपना जीवन सादगी से व्यक्त किया था। और सरदार पटेल ने हमारे देश को उसको सरदार का बिरुद भी कब मिला, तो बारडोली सत्याग्रह के दान मिला। बारडोली में सत्याग्रह हुआ एक बार है न, बोरसद के बारडोली के गांव में फसल कम हुई थी, अतिवृष्टि की वजह से किसानों को बहुत पाक नहीं मिला था, फसल कम हुई थी और उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने फसल ज्यादा हुई है ऐसा झूठा बयान लिख करके किसानों के ऊपर टैक्स लगवा दिया, 22% जितना टैक्स लगवा दिया और किसान ये टैक्स भरपाई कर पाने की शक्ति नहीं थी। वो सब किसान इकट्ठे हुए और वो सरदार साहब के पास गए और सरदार साहब ने उस वक्त आंदोलन चलाया और उस सरदार के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की पूरी जांच तपास की। तो किसान सच्चे थे और सरकार गलत थी, तो ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा और टैक्स माफ करना पड़ा। और उसी वक्त बारडोली की महिलाओं ने गांधी जी ने दोनों ने मिलकर वल्लभ भाई को बारडोली के सरदार घोषित किए। तब भी वल्लभ भाई ने नम्रता से जवाब दिया कि मैंने तो बहुत बड़ा काम किया नहीं है, गांधी जी ने मुझे बहुत बड़ा पारितोषिक दे दिया। उस टाइम से वो सरदार के कहलाए। अपने देशवासियों ने सरदार को अन्याय भी बहुत किया है। वो सरदार है ना, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुख थे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे जब तब बारिश आई थी अहमदाबाद में, बहुत रेल आई थी और अहमदाबाद में पूरा पानी पानी हो गया था। तो उस वक्त वो रात को 12 बजे इंजीनियर के यहाँ खुद गए और उन्होंने ये जल निकास की योजना बनाई और अहमदाबाद शहर के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में बीएस हॉस्पिटल, एलिस ब्रिज रोड, ये सब काम कराया। उन्होंने वो स्वच्छता में भी बहु मानते थे। उन्होंने
स्वच्छता अभियान उस वक्त अहमदाबाद में चलाया था। उन्होंने उस वक्त जाहिर शौचालय की योजना बनाई थी। उस वक्त उन्होंने जो टॉयलेट बाथरूम जाहिर शौचालय की व्यवस्था अहमदाबाद में सब जगह लगवाई थी और वो खुद हरिजनों के मोहल्ले में जाकर झाड़ू लेकर सफाई करते थे। उसी का उदाहरण ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से शौचालय बनाने की योजना प्रारंभ की और शुरू किया। लेकिन अहमदाबाद वासियों ने और हम लोगों ने सरदार पटेल को, भारतवासियों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। सरदार पटेल नायब बड़ा प्रधान थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो सामान्य नागरिक के जैसे जहां अग्नि संस्कार होते हैं वहां मुंबई के पास में सोनपरा नाम के गांव में अग्नि संस्कार उनका कर दिया। वो नायब बड़ा प्रधान की पदवी पर थे, फिर भी उसका सामान्य नागरिक का जैसे संस्कार होता है उसी तरह मुंबई के सोनपरा में सामान्य नागरिक का जो संस्कार होता है वहां पे अग्नि संस्कार कर दिया। उन्होंने वो हमने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय भी किया है। वो अहमदाबाद में उस वक्त प्लेग का रोग हुआ था, तो प्लेग की बीमारी में बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो उन्होंने प्लेग के दर्दियों की भी बहुत सेवाएं की थी और प्लेग के लिए ही उन्होंने वाडीलाल साराभाई नाम का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था और प्लेग की बीमारी में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन जो हमारे गुजरात के मंत्रालय में एक दीनशा पटेल नाम का मंत्री आया था। वो दीनशा पटेल ने शाही बाग में उनका एक म्यूजियम उस जमाने में खड़ा करवाया था। वो दीनशा पटेल ने उनकी कदर की थी और बाकी कदर जो थोड़ी बची थी वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेच्यू बना दिया। उन्हें 3000 करोड़ डॉलर का खर्चा किया और उनको उनका स्टेच्यू आज वहीं खड़ा है और बहुत सारे प्रवासी वो स्टेच्यू देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो इतने प्रामाणिक थे नायब बड़ा प्रधान कि जब उसका अवसान हुआ तब उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 700 रुपीज थे। आजकल के कोई मंत्री या मिनिस्टर या कोई नेता का अवसान हुआ तो उसकी संपत्ति कितनी होती है, सोचिए आप। आजकल के नेताओं में और सरदार पटेल में कितना फर्क था, लेकिन उसकी जेब में अकाउंट में 700 ही रुपये थे, इसीलिए आज उनकी 3000 करोड़ डॉलर की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा खड़ी हुई है। इस प्रामाणिकता के कारण ही उसकी प्रति इतनी बड़ी प्रतिमा खड़ी हुई है और देश विदेश से लोग सरदार पटेल को देखने के लिए आते हैं। सरदार पटेल को एक बार स्नायुक यानी कि स्नायुक एक डिसीज का नाम है, उसको हुकवर्म बोलते हैं। बहुत पहले जमाने में ये सब रोग आते थे। आजकल जो कैंसर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस ये सब डिसीज फूले फाले है, तो उसी जमाने में प्लेग भी होता था। गोधरा में उन्होंने वकालत शुरू की थी और गोधरा में भी प्लेग शुरू हुआ था, तो गोधरा में प्लेग के दर्दियों को भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की थी और उनको वो खुद भी प्लेग के दर्दी हो गए थे, उनको भी प्लेग का चेप लग गया था और उन्होंने नडियाद में सारवार करवाई थी और उनको स्नायु यानी कि वाड़ो, हुकवर्म ऐसा एक डिसीज उस वक्त होता था। वो ऐसे तो वाटर बोर्न डिसीज है, गंदे पानी से हो जाता था, लेकिन उन्होंने उसका ऑपरेशन, एक बार उनका ऑपरेशन हुआ, दूसरी बार ऑपरेशन हुआ, तीसरी बार ऑपरेशन हुआ, फिर उन्होंने वो मिटता ही नहीं था, तो उसमें क्या डोरी जैसे वर्म बॉडी में से निकलते ही रहते हैं, स्नायु गल जाते हैं और वो जो वर्म में रूपांतर हो जाते हैं और वो निकलते रहते हैं। तो वो उसी को उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अभी तो आपका पांव काटना पड़ेगा, तो वो लंगड़ा होना चाहते नहीं थे कि भाई मुझे पांव तो रखना ही है, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर का अभिप्राय लिया। दूसरे डॉक्टर ने उस वक्त जमाने में एनेस्थेसिया की उसके पास सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि बिना एनेस्थेसिया से मैं आपका ऑपरेशन कर दूं तो आप शायद ठीक हो सकते हो। तो वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि बिना एनेस्थेसिया से भी मेरा ऑपरेशन कर दो, और उन्होंने बिना एनेस्थेसिया से भी दर्द सहा
दर्द सह के भी ऑपरेशन करवाया और वो ठीक हो गए। मतलब कि उनका सहन शक्ति और उनका मनोबल पहले से बहुत मजबूत था। उन्होंने अपने देश के लिए जब भारत की 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उस वक्त गांधी जी, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, उन सब उसमें जुड़े हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ, तो उसी वक्त उन्होंने बहुत सारा काम किया। गांधी जी और सरदार ने मिलके अहिंसा के दौर पर आंदोलन चलाया और उन्होंने आजादी के लिए बहुत बड़ा काम किया। और थोड़े समय में भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी। तो उन्होंने वो फांसी का उनको बहुत हृदय में झटका लगा और उस वक्त उसी कारण से उनके हृदय में भी थोड़ी बीमारी थोड़ी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त भारत में 565 यानी कि 565 जितने रियासतें थी, यानी कि छोटे छोटे रजवाड़े थे। लेकिन वो सरदार ने उनका एकत्रीकरण किया। ही मेड इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। उन्होंने इंडिया को स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड बनाया। एक पटेल के लड़के ने इसी काम को संभाला और उसी ने बहुत बड़ी दक्षता से, प्रामाणिकता से, निष्ठा से, अपने मनोबल से, कूटनीतिज्ञता से, नीति के करके सब रजवाड़ों के राजाओं को एकत्र किया और उन लोगों को संगठित किया। लेकिन वो 3-4 राजाओं थे, वो मानते नहीं थे। अगर उन्होंने जो एकत्रीकरण नहीं किया होता तो आज हमें दिल्ली जाना होता तो वीजा लेना पड़ता, आज हमें जोधपुर जाना होता तो वीजा लेना पड़ता, आज हमें हैदराबाद या जम्मू कश्मीर जाना होता तो वीजा लेना पड़ता। लेकिन सरदार पटेल ने बुद्धिमत्ता से ये कार्य को पार किया और इतने बड़े एक पटेल, झवेर भाई पटेल के लड़के ने 565 राज्यों का एकत्रीकरण किया, इंडिया को स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड बनाया। लेकिन उस वक्त जो 4 राजा थे, उसमें एक कश्मीर के राजा थे, वो हरि सिंह। वो उस वक्त अपना देश जब आजाद हुआ ना, तब ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट था, भारत 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश इंडिया, उसमें 17 स्टेट थे और दूसरा था ये रजवाड़ों, 565 रजवाड़ों की रियासतें थी। ये 2 चलते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के 17 स्टेट में इन रजवाड़ों को एकत्र करना था। इन रजवाड़ों को, चाहे उनको पाकिस्तान में एकत्रीकरण हो, इंडिया में एकत्रीकरण हो, या तो वो अपने खुद से स्वतंत्र शासन चलाए, ऐसे 3 उनके पास ऑप्शन थे। लेकिन उन्होंने भारत में एकत्रीकरण करने का काम किया। तो उस वक्त जो कश्मीर का राजा था, वो हरि सिंह उसका नाम था। तो वो मानता नहीं था, वो चाहता था कि कश्मीर एक स्वतंत्र स्टेट रहे, तो और उसका वो राजा बनना चाहता था। तो हरि सिंह एग्री नहीं था। तो उस वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो उस वक्त राजा हरि सिंह ने सरदार से आर्मी की मदद मांगी। तो सरदार ने उस वक्त चाल चली कि भी हम एकत्रीकरण हमारे साथ संगठित हुए तो हम आपको सेना देते हैं। उसी वक्त इस शर्तों के ऊपर से उन्होंने सेना दी और कश्मीर को भी भारत में एकत्रित किया। और वो जोधपुर के राजा थे, वो भी एकत्रीकरण नहीं होना चाहते थे। तो उन्हें जोधपुर को राजा को पहले समझाया, उनके साथ मीटिंग की कि भाई एकत्र हो जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओगे तो और नुकसान होगा। तो राजा नहीं चाहता था भारत में विलीनीकरण करने का, लेकिन उसकी जो जनता थी जोधपुर की, वो चाहती थी कि हम भारत के साथ एकत्रीकरण हुए। तो उन्होंने जनमत का रास्ता अपनाया कि जनमत जिस तरफ होगा उसी तरफ जोधपुर जाएगा। तो जनमत इंडिया के तरफ ही हुआ और जोधपुर का भी भारत में विलीनीकरण हुआ। और ऐसी वक्त हैदराबाद का निजाम था, उस निजाम हैदराबाद का एक निजाम था।
उसी में वो गुलाब राजा नाम के वो एक गुंडा को की भी पालता था। तो वो निजाम वो निजाम भी हैदराबाद का इसी में आना नहीं चाहता था। तो उस वक्त भी सरदार ने यहाँ से सेना भेज दी और निजाम को भी 5 दिनों में हरा दिया और हैदराबाद भी अपने कब्जे में कर लिया। इसी तरह उन्होंने 562 राज्यों को शांति से एकत्रीकरण किया और 4 राज्यों को ऐसे अपनी कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और दंड देकर भी उन्होंने अपने में एकत्रीकरण करवाया। इसीलिए सरदार पटेल ने अपने देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सरदार ने हाँ वो गोधरा में प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस का हाँ उनके परिवार में के बारे में जोते हैं देखते हैं। तो वो गोधरा में प्रैक्टिस कर रहे थे, तब एक बार एक खूनी था, उसी का वो केस चला रहे थे। तो उन्होंने एक खूनी पर गलत केस चला रहे थे, क्योंकि क्या हुआ, नहीं खूनी का नहीं, सॉरी, चोरी का एक मुकदमा एक अपराधी के ऊपर चला रही थी उस वक्त ब्रिटिश सरकार। तो उस वक्त वो व्यवसाय थे, वकील थे, प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने उस जो अपराधी था उनको वो सरकार ने रेलवे, तब रेलवे थी, रेलवे में चोरी चपाटी वगैरह बहुत ज्यादा होती थी। तो उस अपराधी के ऊपर 1 रुपये की चोरी का इल्जाम लगवा दिया था और 1 रुपये की चोरी के मामले में उसको गिरफ्तार किया था। और वो ये चोरी के मामले से मैं वो अपराधी छूटना चाहता था। तो वो सरदार साहब के पास आया, वल्लभ भाई के पास। तो वल्लभ भाई ने उसने बताया कि वल्लभ भाई ने उसका केस हाथ में लिया और उसने जो सरकारी अमलदार था उसी के पास उनको भेजा और उसको बताया कि भाई तू सामने से जाकर उसके पूछ ले कि भाई आज तूने भूतकाल में कोई सजा की थी, मुझे भूतकाल में कोई सजा मिली थी। तो वो अपराधी वकील, सरकारी वकील के पास गया, अंग्रेज अमलदार के पास, और उनको पूछा कि भूतकाल में मुझे कोई सजा मिली थी। तो उन्होंने, वो वकील ने बताया कि हाँ आपने भूतकाल में 30 साल पहले सजा मिली थी। तो कब सजा मिली थी? तो उन्होंने बताया 30 साल पहले। तो कौन सी सजा मिली थी? तो उन्होंने बोला एकांतवास की सजा, एकांत कैद की सजा मिली थी। तो कितने की टाइम की मिली थी? तो उन्होंने बोला 9 महीने की मिली थी। तो और सब तो वो अपराधी था, उन्होंने उनका सब बयान लिखित में ले लिया और उसकी साइन करवा ली और वो उसी का केस आगे चला। फिर सरदार ने उसी का केस हाथ में लिया। तो उसी ने, सरदार ने बताया कि तूने तो खुद ही कबूल कर लिया है कि मैंने भूतकाल में सजा मिली थी, और भूतकाल का जो अपराधी होता है तो ऐसे गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा धारदार दलील सामने वाले अर्जदार ने किया। लेकिन सरदार पटेल ने उसी बयान को पढ़ा और उसी अमलदार को फिर से पूछा कि इस अपराधी को कितने साल पहले सजा मिली थी? उन्हें बोला 30 साल पहले। तो कौन से मामले में? तो चोरी के मामले में। और कितने टाइम की? तो 9 मास की। कौन सी? तो एकांतवास की। तो उन्होंने, और लास्ट में एक लिटी लिखी हुई थी कि अपराधी की उम्र 30 साल की है। तो उन्होंने बताया कि अपराधी ही 30 साल का है तो 30 साल के पहले उनसे कहाँ सजा मिली होगी? आपको साबित करना होगा कि अपराधी की उम्र ही 30 साल है और आप बता रहे 30 साल पहले उसको 9 मास की सजा मिली थी। और ऐसे बुद्धिपूर्वक उन्होंने दलील किया तो वो अपराधी भी छूट गया और उनका केस का विजय हुआ। इसीलिए वो अब अपने वकीलात में भी बहुत कुशल थे, लेकिन वो अपना वकीलात का व्यवसाय भी छोड़ करके भी, पैसा कमाने का काम भी छोड़ करके भी उन्हें देश सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुख भी हुए थे। लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे कई जो सभ्य थे उन्होंने वो प्रमुख पद से भी हटा दिया। इसीलिए अहमदाबाद की प्रजा ने भी सरदार पटेल को अन्याय किया कि वो इतने अच्छे सारे प्रमुख थे, फिर भी जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई दूसरे सभ्यों की बहकावे में आकर अपने सब कमेटी मेंबर के प्रमुख पद से उनको हटा दिया गया था। अहमदाबाद की प्रजा ने भी उनको अन्याय किया था और उसका
सोनपुरा में उसका अग्नि संस्कार करके भी अपने भारत देश की प्रजा ने भी उन पर अन्याय तो किया है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे सरदार पटेल मुझे बहुत प्रिय है। ये लोखंडी पुरुष को मैं बार बार नमन करती हूँ। इतना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, इसीलिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। सबसे बड़ा अन्याय तो गांधी जी ने भी किया था। जो वोटिंग हुई थी तो उनमें हाँ, वो प्रसंग में बताना भूल गई। वो उस वक्त 16 सभ्यों का वोटिंग हुआ था, उसमें से 13 वोट सरदार पटेल को मिला था। लेकिन हम वैसे अन्याय की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। उस वक्त क्या था कि वो गृह मंत्रालय था, वो बहुत इम्पोर्टेंट खाता था, तो वो जवाबदारी सरदार के सिवा कोई उठा सकता नहीं था। और वो गृह मंत्रालय में मंत्री थे और उनके सचिव थे वीपी मेनन। वो वीपी मेनन उनके सेक्रेटरी थे। वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलके ही ये गृह मंत्रालय का खाता संभाला और गृह मंत्रालय का खाता संभाल के ये 562 राज्यों का विलीनीकरण करना था, इसीलिए उनको ये गृह मंत्रालय दिया गया था। बाकी तो उनको 13 वोट मिले थे 16 में। हम नेहरू जी के बारे में भी एक शब्द भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी का गलत बोलना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। माता जी क्या कहे अब आपको? अब गलत नहीं बोलेंगे तो फिर वो सही हो ही जाएगा ना। ऐसे वीर पुरुषों की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें निडर बनना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें सरदार के या जो भी गांधी जी है, गांधी जी की भी सादगी देखो, वो इतने हैंडसम नहीं थे लेकिन अंग्रेजों को भगाया था। ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के भगाने में गांधी जी का हाथ नहीं है, बहुत इसके पीछे पॉलिटिक्स चला है माता जी। वो चर्चिल उस वक्त बताते थे अंग्रेज अफसरों को कि आप इंडिया में जाए तो गांधी और सरदार से बच के रहना, क्योंकि उन दोनों के पास सच्चाई की बड़ी शक्ति है, सच्चाई में एक बड़ी ताकत होती है। गांधी जी और सरदार बहुत सिंपल आदमी थे। उन दोनों की सच्चाई ने अपने देश को आजादी भी दिलवाई और उन सच्चाई से अंग्रेज भी यहाँ भाग गए थे। आजकल को गांधी जी जैसा लड़का हो ना तो कोई शादी भी नहीं करता, इतने हैंडसम भी नहीं थे, रेमंड के सूट भी नहीं पहनते थे, फिर भी कस्तूरबा ने अच्छी तरह से उसे जीवन साथी की तरह आपको अभी बहुत कुछ गांधी जी के बारे में जानना। गांधी जी ने तो फिर उनके साथ क्या व्यवहार किया बहन जी, ये तो बहुत बड़ी गाथा है। सरदार वल्लभ भाई के लिए बहुत मान है हमें, वो तो ठीक है, लेकिन गांधी जी के लिए अभी गांधी जी ने तो सारा सत्यानाश कर दिया देश का। मतलब देशभक्ति के बारे में जानने से और पढ़ने से क्या होता है कि हमें अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति हमारी भी जो कोई फर्ज आती है वो हमें उसे जीवन से सीखना चाहिए। जैसे सीता जी थी तो वन में गई तो उनमें धैर्य का गुण था। एक वो राजा के बाप की बेटी थी और राजा के यहाँ उनकी शादी हुई थी, फिर भी उन्होंने 14 साल का वनवास किया। उनका धैर्य देखो, उनकी कठिनाइयों को सहा। तो इसी तरह अच्छे महापुरुषों के जीवन से हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही है। इसीलिए सत्य के प्रयोग के बारे में भी कुछ बताओ, गांधी जी के सत्य प्रयोग के बारे में भी तो बताओ। हाँ, उन्होंने सत्य के प्रयोग की है, उन्होंने पूरा सब गलत है माता जी, ठीक है। अभी हम आपको मतलब ठीक है। अभी किसी की वेबसाइट देखती नहीं हूँ, जिसी में जो अच्छा गुण है वो उसी की तरफ फोकस करती हूँ। कल दिल्ली में क्या हुआ है, गुण भी कल दिल्ली में क्या हुआ है, कल दिल्ली का कांड सुना होगा आपने। दिल्ली में कल क्या हुआ है, कल हुआ है विस्फोट हुआ है। बहुत ज्यादा। अब ये लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, इसका जवाबदारी गांधी जी की है। गांधी जी की है, जवाबदारी गांधी जी की है। इसमें बहुत बड़ा हाथ गांधी जी का है। आप ये थोड़ा सा समझिए उसको। चलिए ठीक है। मैं तो सब लोगों की जो अच्छी वाली भाषा है ना उसी पर ही फोकस करती हूँ।
नहीं, ऐसा नहीं, दोनों सभी का देखना पड़ता है, अच्छा भी देखना पड़ता है, सावधान भी रहना पड़ता है। जैसे को तैसा समझना चाहिए, अच्छा ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए, वो तो बात बराबर, लेकिन सावधान भी रहना चाहिए और गलत लगे तो इसका विरोध भी होना चाहिए। ये तो ये वैदिक फिलोसॉफी है। इस बार और तो जब अग्निदाह देने का था, अग्नि संस्कार करवाना था, तो नेहरू जी ने सभी को मना कर दिया था, राष्ट्रपति को भी मना किया था। राष्ट्रपति ने खुद ने अपने पैसों से और मंत्री को भेजा था। तो इतना व्यक्तिगत भी इतना मतलब आगे आने में रोक लगा रहे थे, जो भी हो, लेकिन उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, सरदार वल्लभ भाई के साथ हमारे नेतागणों ने, ये तो सच लगता है। चलो, आपने बहुत बढ़िया, आपने उनके आज जो मैं अच्छे अच्छे गुण माफी थे चाहती बहुत हूँ अच्छी कि तरह आज से प्रकाशित हमारे किया। पड़ोस में वो काम चल रहा है, तो थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस आया होगा, क्योंकि पड़ोसी के मकान में रिनोवेशन चल रहा है। हाँ कोई बात आपने नहीं माँ। जो वो तो पूरा बंद का करवा नहीं पूरा सकते, जीवन इसलिए बताया, थोड़ा डिस्टर्ब आया होगा। हाँ वो जी जी, लास्ट में आया, बीच में नहीं आया था अब माता जी। नहीं आया। हाँ हाँ तो आपने पूरी मेहनत करके सुना और सुना या पढ़ा, जो पढ़ा हुआ था, सोचा हुआ था, तो बहुत अच्छी तरह से हमें आधा घंटे पौने घंटे में मिल गया। नहीं तो हम कहाँ 3-4 दिन सप्ताह लगता है शायद पुस्तक पढ़ने में। हाँ। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया, जो हम आपका कुछ बहुत बहुत नहीं जानते धन्यवाद थे वो माता भी जी। बताया। बहुत बहुत अगली बार धन्यवाद। कोई आयुर्वेद का सब्जेक्ट रखेंगे। आप बताइए कौन से रोग के बारे में अगली बार करना है। तो सर्दी आ रही है ना बहनी, सर्दी आ रही है माता जी हाँ, अभी। तो सर्दी के बारे में ले हाँ, लेंगे, तो सर्दी में अगली बार ही क्या, सर्दी का टॉपिक ले लेंगे। हाँ, प्रतिशय बोलते हैं संस्कृत में उसे। हाँ, अभी तो ये मौसम आई है कि आप क्या बोलते हैं, चिक्की खाने का, हाँ, हेमंत तल ऋतु खाने का का, बल ये प्राप्त सब। करने की, बल हाँ प्राप्त हाँ करने की मौसम है, तो हेमंत ऋतुचर्या लेंगे, या तो या सर्दी का जो डिसीज होता है सर्दी डिजीज, हाँ, ठीक है। उसी के बारे में ले लेंगे। अपनी संख्या क्यों कम हो रही है? मंगलवार को, बुधवार को, मतलब केवल शुक्र और शनिवार को ही अच्छा होता है, बाकी सब 10, 15, 25 से ज्यादा नहीं होता। चलो वो हर ठीक है। दिन और चालू रहता है ये व्याख्यान माला। हाँ हर रोज प्रतिदिन सोम से चलता है, तो मुझे प्रतिदिन। लिंक भेजिए, मैं भी ज्वाइंट होंगी। यही लिंक है, यही लिंक पे आपको यही आना लिंक है, है। हाँ 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 हाँ, यही हाँ, कायम के लिए है। 4 बजे हर रोज। हर रोज प्रतिदिन। हाँ हाँ, तो मैं भी ज्वाइंट होंगी अभी। हाँ हाँ, हाँ, जरूर जरूर, इसी लिंक को आप संभाले रखे, यही इसी लिंक पे लिंक पे। आना है आपको। हाँ हाँ तो ग्रुप में शांति जोड़ पाठ। देंगे हम आपको, ग्रुप में हाँ, जोड़ ग्रुप देंगे। में जोड़ देना तो हाँ मालूम पड़ जी, जाएगा। हाँ, शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्, औषधयः शांतिर्, वनस्पतयः वनस्पतयः शांतिर्, शान्तिर्विश्वे देवा देवा शांतिः, ब्रह्म शांतिः, शांति शांतिः। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। कल पुनः मिलते हैं। संख्या कम हो रही है, तो अभी व्यक्तिगत भी सभी को कॉल करना चाहिए। मैं भी करूंगा, आप भी करते रहिए, जो रेगुलर है वो तो आने चाहिए। चलो, और भी हम अपने मित्रों को कहे कि जरूर यहाँ आए। धन्यवाद।